ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ओके, अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा कि एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट हुआ और ये सब वो हम सारा का सारा स्टडी कर चुके हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर हमने लास्ट टॉपिक को क्लोज किया, तो हमें पता चला कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटम, मैं न्यूक्लियस के बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। कुछ न्यूक्लियस हमारे ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वो फिजन या फ्यूजन करना चाहते हैं। जो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम का केस अगर मैं लूँ तो वो बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा रिएक्शन होता है तो फ्यूजन होगा, और अगर मैं यूरेनियम की बात करूंगा तो फ्यूजन होगा। लेकिन जब यही सारे के सारी चीजें चल रही थी, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, तो इट वाज द टाइम ऑफ 1896। तो 1896 में there was some experiments that were being conducted by a scientist named Henry Becquerel. Henry Becquerel, okay, yes, 1896। तो हेनरी बैक्यूरेल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी वहां पर इन्होंने ऑब्जर्व की। एक्चुअली इन्होंने क्या किया हुआ था, यूरेनियम कुछ रखा और इसके ऊपर कुछ कवरिंग करके रख दी, एंड ही थॉट दैट इट विल नाउ नथिंग विल हैपन टू यूरेनियम नाउ। तो जैसे हम नहीं रखते कि कुछ मान लो मेरे पास कुछ कोई चीज पड़ी है, मैंने उसके ऐसे पोटली सी बना के छोटी सी रख दी, पूरी सी बना के अपनी ड्रॉर में, तो उन्होंने इस प्रकार से यूरेनियम को एक पोटली सी बनाकर वहां पे रख दिया था। सो जब ये उन्होंने किया तो दी पर्पस वाज के यूरेनियम खराब ना हो, यूरेनियम कहीं जाए नहीं, खत्म ना हो। बट लेटर ही फाउंड कि आफ्टर सम टाइम ये यूरेनियम की क्वांटिटी कम हो गई और ये जो शीट थी ये बेसिकली सिल्वर की शीट थी। ये सिल्वर शीट था जो कि व्हाइट कलर में था, लेकिन जब यहाँ से कुछ कोई प्रॉब्लम हुई, यूरेनियम रखा उसके अंदर, तो ही फाउंड के वो जो सिल्वर थी वो बड़ी ही जल्दी ब्लैक हो गया। तो इन्होंने देखा कि ये ब्लैक कैसे हो सकता है, वाई इट हैज बिकम ब्लैक, ये ब्लैक नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी किया तो ही फाउंड कि इसके बाद अगर आप मान लो यहाँ पर 3-4 लेयर्स ऐसे आप और रख देते हो, या इसके साथ में कुछ आपने एक ऐसा सिल्वर का एक पूड़ी सी और बना के रख दी वहां पे, तो इवन दैट इज गेटिंग ब्लैकन। तो उसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि पॉसिबिलिटी इज दैट यूरेनियम से कुछ ना कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, एंड दीज रेडिएशंस आर एबल टू पेनिट्रेट थ्रू आउट एवरीथिंग। तो उसमें से पेनिट्रेशन इनका हो रहा है रेडिएशंस का, और ये रेडिएशन पक्के तौर से यूरेनियम में निकल रही हैं। क्योंकि अगर मैं यूरेनियम की जगह कोई और मटेरियल यहाँ पे रखूं तो ऐसा फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। इट मीन्स देयर आर सम रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस सैंपल। बच्चे आप देख सकते हो कि जितने भी आज तक बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, माइकल फैराडे की बात कर लो, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर लो, या किसी भी प्रिंसिपल की बात करें, तो सारे के सारे ही चीजें, इन्वेंशंस जो हैं, डिस्कवरीज जो हैं, वो ज्यादातर तुक्के से ही हुई हैं। मतलब मैंने ऐसे रखा था जी सामान, उसमें कुछ हो गया एंड आई फाउंड के वाई हो गया। तो इस तरह से ही हमारी सारी की सारी साइंस डेवलप्ड है। आप देख के देखो, सोच के देखो कि व्हाट आर दी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वो है जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिल्वर काला हो गया, हम जैसे लोग होंगे हम कहेंगे यार हो गया तो हो गया, हम क्या करें। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये काला हुआ तो काला क्यों हुआ, what is the reaction that has taken place, and look what he found that there was some kind of a radiation। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम मेरे पास यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। ये स्पेक्ट्रम हमें मैक्सवेल बनाकर दे चुके हैं 1862 में, वे बिफोर इट, लाइक 30-40 साल हो चुके हैं, 30 इयर्स हो चुके हैं इस चीज को। उसके बाद हेनरी बैक्यूरेल काम कर रहा है। तो दे नो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे नो कि रेडिएशंस आती हैं जाती हैं, ऐसा होता है। एंड ही थॉट दैट आई हैव डिस्कवर्ड वेव्स समवट लाइक एक्सरेज, कुछ एक्सरेज जैसी रेज हमने डिस्कवर की। बट लेटर ही फाउंड कि नहीं, ये एक्चुअली में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस होती हैं। तो वी विल स्टडी ऑल दीज रेडिएशंस नाउ इन डिटेल, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन।
तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, अब आप ये देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी एज द फिनोमिना, डेफिनेशन लिखते हैं पहले यहाँ पे, ऑफ spontaneous disintegration of the nucleus with the emission of one or more penetrating radiations like alpha, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा ऐसी हमारे पास जब रेडिएशन निकले, हम उस फिनोमिना को रेडियो एक्टिव फिनोमिना कहते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दीज इन डिसइंटीग्रेशंस शुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस इज द वर्ड जो आपको नोट करना है यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस मतलब रेडिएशंस या फिर डिसइंटीग्रेशंस will happen by themselves. Disintegrations will happen by themselves without the need of any external disturbance. कुछ भी हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो न्यूक्लियस है अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। ये तो पहली बार ही बंदे ने सुना था कि भाई न्यूक्लियस है, पहले तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस ही बड़ी मुश्किल से डिस्कवर किया, और उसके बाद वो न्यूक्लियस ब्रेक भी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो इसके आगे जो इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको बता चुका हूं 1896 में, जो आपके पास हो रहा है। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। तो इनमें आ गया आपके पास यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, यू कैन कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ हैं जिनमें ये वाला फिनोमेना देखा जाता है। तो अब इसके आगे चलते हैं। सुना, रेडियो एक्टिव अब ये कौन कौन सी पाई गई, इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी और इन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेट अस सी। तो सबसे पहली बात, द एक्सपेरिमेंट वाज डन एंड हाउ इट वाज डन, कि हमने एक लेड का बॉक्स लिया एंड द रेडियम वाज केप्ट इन इट। तो जैसे मेरे पास लेड का बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया, ओके, एंड रेडियम इज प्लेस्ड हियर। ठीक है, एंड देन यहां से एक छोटी सी होल बनाई गई, उसमें से रेडिएशन बाहर आ रही हैं, एंड द एक्सपेरिमेंट वाज देयर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि उनको लगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं या कुछ उस तरह की चीज को हमने स्टडी किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो प्लेट्स लगाई, दो प्लेट्स लगा दी। ओ, दूसरी प्लेट
मिटे दी मैंने, मिटे नहीं थी ये वाली, मिटे थी वो। चलो एनीवेज, तो अब ये मेरे पास बन गई प्लेट्स। तो इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, एक साइड की प्लेट्स को हमने नेगेटिवली चार्ज किया। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, तीन रेडिएशंस यहाँ पर हमारे पास पाई गई डिटेक्टर के पास में। सो सम रेडिएशंस दे गॉट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, लाइक दिस, ठीक है। और कुछ रेडिएशंस थी जो चली गई हमारे पास यहाँ पे ऐसे, लाइक दिस, नेगेटिव की तरफ चली गई हमारे पास। एंड देयर वर सम रेडिएशंस व्हिच जस्ट वेंट स्ट्रेट, ये भी रेडिएशंस पाई गई। सो दीज वर द थ्री टाइप ऑफ रेडिएशंस व्हिच वर फाउंड, ठीक है। तो जो नेगेटिव की तरफ मुड़ी दे वर कॉल्ड अल्फा, जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी दे वर बीटा, एंड दीज रेडिएशंस वर गामा। अब इनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब हम इनको देखते हैं। सो द फर्स्ट इज अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज। ओके, सो नाउ नंबर वन, अल्फा रेज क्या होती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई is called अल्फा पार्टिकल, इसको हम हीलियम 2+ लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल है। एंड अल्फा रेज is series of alpha particles, those are series of alpha particles, those are moving, those are moving in a straight line, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा के पीछे अल्फा ऐसे करके हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं, प्रोसीडिंग पार्टिकल हमारे पास ऐसे रहेंगे, ऐसे। तो दिस इज अल्फा, तो इस तरह से जाएगा। एंड दिस रे इज बेसिकली, इट्स नॉट अ वेव, इट इज एक्चुअली द पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग। डुअल नेचर ऑफ मैटर 1932 में आया था, तो देयर इज नो थ्योरी अबाउट द डुअल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हमें इसकी डुअल नेचर में नहीं घुसना। हो सकता है, ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल है, इनका कोई ना कोई मास है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो देयर विल बी अ वेव एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल, बट वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट प्रेजेंटली, हमें नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 2, द पॉइंट नंबर 2 इज, तो अल्फा पार्टिकल है तो दे आर रिफ्लेक्टेड, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेलोसिटी जो है इनकी, इट वाज फाउंड टू बी 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो आप। They excite fluorescence in जिंक सल्फाइड एनोड्स, ठीक है ना। तो इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको बता दिया गया। They ionize ठीक है ना, आयोनाइजेशन हो जाती है, क्योंकि हैवी पार्टिकल है। इतना बड़ा पार्टिकल जब जाएगा तो इसकी किसी ना किसी न्यूक्लियस के साथ में, जैसे गोल्ड का हमने बोला था, तो उस न्यूक्लियस के साथ में उसका इंटरेक्शन होगा ही होगा, वहां पर जाकर उसका कोई ना कोई कोलिजन होगा ही होगा। जब वो कोलिजन होगा तो पॉसिबिलिटी बनती है कि जो गैस के जो न्यूक्लियस हैं वो भी, गैस तो मतलब कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये वाली गैसेज होंगी, तो गैसेज आर नॉट दैट वेरी हैवी। गोल्ड और इसका अगर हम एग्जांपल लें तो उसका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है,
तो जिसके कारण अल्फा जाएगा, टकराएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन अगर मैं गैस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो अल्फा इतना ज्यादा हल्का नहीं है। अल्फा और गैस मॉलिक्यूल बोथ आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। तो जब वो कन्फ्लिक्ट में आएंगे तो एक अलग ही तरह का रिएक्शन होगा, तो जिसके कारण आपकी जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज कैसे हो जाएगी? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सब है, उनको वो हो सकता है कि अल्फा यहाँ से जा रहा था और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ही उड़ा के ले गया, तो आपकी गैस आयोनाइज हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन विद दिस। नाउ they have a very low penetrating power. They have a very low penetrating power. They cannot pass through aluminium foil. अल्यूमिनियम फॉयल जो हमारे घर में होती है, ये बिल्कुल वही फॉयल है। उस फॉयल में से भी ये पास नहीं होती। और इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर थिक अगर आपके पास अल्यूमिनियम फॉयल है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता। इट्स हैज अ वेरी वेरी लो पेनिट्रेशन पावर। ठीक है। सो दिस वाज लेट अस से द फर्स्ट अल्फा रेज, एंड नाउ बी इज बीटा रेज। What are these? तो बीटा के बारे में अब क्या कहेंगे? तो बीटा रेज बेसिकली क्या होती है? दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। मतलब है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आपके न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि जिसके टूटने पर वहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकला। जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो उन्होंने क्या किया, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ता हुआ गया। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके पास पूरी की पूरी सीरीज बन गई, दैट केम आउट टू बी नोन एज बीटा रेज। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन, the series of electrons which are moving with velocity v, obviously इसका भी dual nature है, but we are not concerned with it. Second, deflection होगी ही होगी। they get attracted to positive plates। ठीक है ना, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ थर्ड, चलो ये तो आप सारा देख ही सकते हो। दे एक्साइट फ्लोरोसेंस एंड ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सेम है। तो दे आयोनाइज द गैस from which they pass, but their ionizing power is 100th times that of तो अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा रेज जो है, उनकी तो आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। इनमें भी होती है लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। पॉइंट नंबर 4, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेशन। penetration power is 100 times that of alpha rays। पेनिट्रेशन इनकी बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, 100 टाइम्स होती है। जबरदस्त नहीं कही जा सकती, बट इट इज मोर देन अल्फा, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो ऑब्वियसली इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। सो दे आर एब्जॉर्ब्ड by the aluminum sheet of 5 mm thickness। 5 mm थिकनेस, अगर 5 mm के आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होगी तो वो पार नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 mm थिकनेस भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब बीटा वेव भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है और जरूरी नहीं है कि वो हम तक पहुंचे ही पहुंचे।
अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट इज सी इज गामा रेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ एक्सरे से भी कम होती है और स्पेक्ट्रम के बिल्कुल ऊपर आती है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। चलो वेवलेंथ के बारे में लिख लेता हूँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो गामा रेज के बारे में आपको सब कुछ पता ही है। आपका जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आया था उसमें बिल्कुल टॉप पे गामा था। और गामा मैंने आपको बताया था कि वो न्यूक्लियर एक्साइटेशन ऑफ द प्रोटॉन और डी एक्साइटेशन के कारण होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है। न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, एटॉमिक बॉम्ब, वहां से गामा रेज निकलती हैं। और गामा रेज के रेडिएशन से बचने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, वो आ ही जाएंगी। अगर वो भी चाहिए हो तो कंक्रीट की दीवार बनानी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी बिग, लाइक 2-3 मीटर की दीवार होती है कंक्रीट की, वहां से ये बचता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे एक्साइट फ्लोरोसेंस एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। आयोनाइज गैसेज वेरी स्लाइटली, आयोनाइज द गैसेज वेरी स्लाइटली, बहुत ही कम आयोनाइजेशन पावर होती है। अल्फा के हिसाब से जो इनकी आयोनाइजेशन पावर है दैट इज 1/10,000। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी हाई, 10,000 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा इज, ठीक है ना। तो 10,000 ज्यादा चाहिए। और इट कैन पेनिट्रेट थ्रू, तो यहां पर लिखा है कि इट कैन पेनिट्रेट थ्रू 30 सेंटीमीटर थिक, 30 सेंटीमीटर थिक आयरन ब्लॉक, 30 सेंटीमीटर थिक आयरन ब्लॉक, वहां से आपके पास वो निकलेगा बाहर। सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो इसको रोका नहीं जा सकता। अगर आपके पास आयरन का भी है तो 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट, 1 फुट चौड़ी अगर आप लोहे की दीवार बनाओगे तो उसको भी ये पार कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए कंक्रीट की दीवारें बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। चलो जी, तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा और गामा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी आप सारी चीजें देख सकते हो। सो देयर इज अनदर थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय सोडी-फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सोडी-फजान ये दो बंदे थे एंड दे वर एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1896 में पहली रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी आई एंड वेरी वेरी सून लाइक बाय 1901 1902 इसमें इतने सारे साइंटिस्ट पहुंच चुके थे, जैसे कि रदरफोर्ड, ठीक है, जैसे कि सोडी एंड फजान, जैसे कि मैरी क्यूरी एंड हस्बैंड, ठीक है। तो वो इतने सारे लोग इसके अंदर आ गए थे कि 1901 और 1902 तक तो रेडियो एक्टिविटी की सारी थ्योरीज आपके सामने बन चुकी थी। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी तो फेल हो गई थी, लेकिन रदरफोर्ड की रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी बिल्कुल फेल नहीं हुई, वो हम आगे करेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी। और सोडी एंड फजान दे वर टू स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड ओनली एंड दे क्रिएटेड थ्योरी रिगार्डिंग दिस। उन्होंने कहा कि जैसे भी अल्फा पार्टिकल जब मेरे पास जाता है
ठीक है, तो आई कैन राइट पॉइंट नंबर 1। देखो, व्हेन अ न्यूक्लियस emits अल्फा पार्टिकल, तो जब उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, ठीक है, तो देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर वो निकला तो एटॉमिक मास उसका कैसे चेंज होगा, चार्ज से चेंज हो जाएगा। तो ही राइट दैट द मास नंबर decreases by 4 and the atomic number will decrease by 2। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। केमिकल केमिस्ट्री में आपने पता पढ़ा होगा कि भाई आप उनमें मास इज स्टेबल, सॉरी कंजर्व, तो आप उसमें काउंट कर लो कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, इतना एटॉमिक मास क्या है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन में सेम आएगा। एटॉमिक नंबर का सम करोगे तो वो भी सेम आएगा और उसका भी सिमिलरली ये। तो अगर आपके पास एक अल्फा निकला तो 4 आपका एटॉमिक मास रिड्यूस हो गया और 2 आपका एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो गया ना। 2, अगर आपका बीटा रिलीज होता है, emits बीटा पार्टिकल, तो ऑब्वियसली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने दिया, तो यहां पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स सेम। क्या मतलब, एक्चुअली में ये क्यों होता है, ये होता है जो आपका न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, न्यूट्रॉन विल गेट ब्रोकन इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड प्लस सम हीट। तो ये वाला रिएक्शन तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ही करते आए हैं, और दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, तो न्यूट्रॉन विल ब्रेक इटसेल्फ इनटू दिस। तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन के पास एक मास है लेकिन चार्ज 0 है, तो उसको इनको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोटॉन के पास एक मास है और एक चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑब्वियसली आपके पास चार्ज आपको -1 देना पड़ेगा और मास इलेक्ट्रॉन का 0 होना चाहिए, तो ऐसा ही होता है। और एंटी न्यूट्रिनो के पास ना मास है ना चार्ज है, हीट के पास भी कुछ नहीं। तो यू कैन सी कि अगर मैं इसको प्लस करता हूं 1, तो यहाँ पर देखो 1 + 0 = 1, और यहाँ पर 1 और ये -1, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ से आप चार्ज का कंजर्वेशन भी देख सकते हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था कि जब भी चार्ज क्रिएट होगा दोनों चार्जेस इकट्ठे क्रिएट होंगे, जब भी खत्म होंगे दोनों चार्जेस इकट्ठे खत्म होंगे। तो न्यूट्रॉन आपके पास ब्रेक हुआ, तो अब आप सोच के देखो कि किसी अगर न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन था तो मास नंबर तो था ही ना एक, ये ब्रेक हो गए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, तो प्रोटॉन बन गया, तो प्रोटॉन के कारण उसका मास नंबर तो रह ही रहा, लेकिन अब उसके पास नंबर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो एटॉमिक नंबर 1 से जंप कर गया, तो एटॉमिक नंबर आपका जंप कर गया 1 से, लेकिन मास नंबर आपका सेम रहा क्योंकि पहले भी 1 था अभी भी 1 है, इलेक्ट्रॉन आपका उड़ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा हुआ, ये भी आपको बात क्लियर होगी। दिस इज गिवन बाय सोडी फजान। नाउ द थर्ड इज इफ गामा रेज आर emitted, ठीक है, both atomic number and atomic mass do not change, ये चेंज नहीं होंगे, ये बिल्कुल सेम रहेंगे आपके पास। तो गामा का इनके ऊपर ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि गामा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देयर इज नथिंग न्यू। बच्चे समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बता सकते हो बेटा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। यस सर, नो सर? नो सर।
तो इसके बाद हम करेंगे बेटा रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो ये लॉ जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़ा ही बढ़िया लॉ है, एंड दिस लॉ वाज एक्चुअली गिवन बाय रदरफोर्ड। सुनो, अब देखते हैं। अब आप देखो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कोई मटेरियल पड़ा है, लेट अस से यूरेनियम पड़ा है। तो यूरेनियम की एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, लेट अस से 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो ये जितना भी यहाँ पर मेरे पास यूरेनियम पड़ा है, ऐसा देखा जाता है कि दिस यूरेनियम विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग काइंड ऑफ, मतलब एक तरह से ये इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट नहीं हो रहा, बेसिकली दैट इज नॉट द करेक्ट टर्म। बेसिकली क्या हो रहा है, ये कलर चेंज कर रहा है अपना, और ये कलर चेंज करके किसी और मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके सारे न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लेटस से जैसे कि कार्बन बनता जा रहा है। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शंस देखे हैं कि कुछ यूरेनियम था, यूरेनियम ब्रेक होकर प्लूटोनियम बनता जा रहा है। तो 1 किलो था तो 1 किलो प्लूटोनियम बन गया, एक तरह से ऐसा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रही है, ये क्यों हो रही है, अब हम इसको देखेंगे। तो ये बैठे बैठे हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर मान लो कोई एक न्यूक्लियस है छोटा सा, तो न्यूक्लियस से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं, मान लो अल्फा बीटा गामा कुछ ना कुछ यहाँ से निकला। तो इन तीनों में से अगर एक भी रे निकल रही है तो इट इज नोन एज रेडियो एक्टिव। बट ज्यादातर केसेस में 2 या 3 इकट्ठी ही होती हैं। अगर ये आई तो अल्फा बीटा गामा तीनों इकट्ठी होते हैं। तो अब ये मेरे पास यहाँ से रेडिएशंस इमिट होने लग गई, और जिसके कारण धीरे 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 वो सारे के सारे यूरेनियम गॉट कन्वर्टेड इनटू सम अदर एलिमेंट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब इसके ऊपर मैं थ्योरी बनाना चाहता था और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु पॉइंटेड आउट दैट रेडियो एक्टिविटी इज नॉट लाइक कि कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कुछ ऐसी मतलब शक्तियों का हाथ है कि वो बिल्कुल मैथमेटिकल मॉडल में फंस सकते हैं। पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल फॉलो होता है, एंड ही गेव दिस लॉ। सो व्हाट इज द लॉ? ही सेड दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखो, न्यूक्लियाई अगर मैं लिखता हूं ई आई, उसका मतलब है मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 4-5 न्यूक्लियस, प्लूरल है। न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई मतलब काफी सारे। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग per second of the radioactive sample at any instant of time। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। at any instant of time is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that time। Present in the sample at that time। Number of nuclei disintegrating per second of the radioactive sample at any instant this। तो इन्होंने बोला कि जो मेरे पास n है, लेट से dn/dt, उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। ऑब्वियसली मैं माइनस भी लगाऊंगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n विच इज द न्यूक्लियाइज विच आर लेफ्ट। तो यहाँ पर आपने इस बात पर ध्यान देना है कि एट t इज इक्वल टू 0, मान लो मेरे पास यहाँ पर n नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, लेकिन एट t इज इक्वल टू t, किसी t टाइम पे मेरे पास n ही बचे। These are the left molecules, okay, left nuclei।
तो ये मेरे पास पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। तो अभी मैंने जो यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये मान लो मैं किसी टी टाइम का बनाया हुआ है, और यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बच गए हैं, यहाँ पर एन बचे हुए हैं और बाकी सारे के सारे खराब हो चुके हैं। तो अब इसका क्या सिस्टम है, इसका मतलब हो गया कि आपका जो रेट है ना वो बचे हुए मटेरियल के अकॉर्डिंग रन करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा देखो, द थिंग इज, अब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल कैसे, कि मान लो कि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और अब मैं वो चॉकलेट खा रहा हूँ। तो जब चॉकलेट खा रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, वो चॉकलेट खाता है जब, तो उसको शुरू शुरू में तो चॉकलेट काफी सारी है, तो वो बड़ी बड़ी चॉकलेट खाता है, ज्यादा ज्यादा चॉकलेट खाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी चॉकलेट कम होती जा रही है, उसके खाने की स्पीड भी कम होती जा रही है। फिर वो कहता है कि यार मैं थोड़ी सी खा लेता हूँ बची रह जाए, फिर और थोड़ी सी खा लेता हूँ बची रह जाए। तो धीरे 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 वो चॉकलेट खाता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि चॉकलेट खाने की स्पीड उसकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चॉकलेट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चॉकलेट बड़ा कम है, तो खाने की स्पीड भी उतनी ही कम होती जा रही है। तो इस तरीके से वो चॉकलेट खाता है। तो दैट इज गिवन बाय दिस। अब मैं इस चीज को, मैथमेटिक्स को, हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी। लेमडा हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया हमने, डी एन बाई एन इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस लेमडा डॉट डी टी, इसको भी इंटीग्रल। तो टाइम मेरा 0 टू टी गया, तो मेरे पास एन कितना था, एन नॉट, और अब कितना बन गया है, एन बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरे पास एल एन एन डेफिनेटिव इंटीग्रल है, ये हो गया एन नॉट, ये हो गया एन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लेमडा टी, नो, एल एन एन। अच्छा, जहां पर समझ में ना आए मुझे बोल देना। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल मैंने आपको पहले डिटेल में करवाया था ऑल्टरनेटिंग करंट के टाइम पे, तो ये बिल्कुल सेम चीज है। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम चीज बनेगी। ये है हमारे पास डिके की इक्वेशन, द रेडियो एक्टिव डिके लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, दिस इज दिस। बच्चों बात क्लियर हो गई, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सो लेट अस से दिस वैल्यू इज एन नॉट, और यहाँ पर हमने टी ले लिया, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। लाइक दिस। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, वो आप अपनी बुक में दोबारा से देख लेना एक बार उसमें। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस्टम जिसमें सारी की सारी चीज ये बन रही है। दिस इज द ग्राफ, एन इज इक्वल टू, इज इट क्लियर बेटा? चलो, तो अब यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें जब भी ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो करंट वाले के टाइम पे भी किया था हमने, वी न्यू समथिंग कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पर कैसे हम डिफाइन करेंगे, लैम्डा की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टी की वैल्यू पुट करता हूँ, एट टी इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा ई रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। So this will be 0.368 into n naught. तो n is equal to 36.80% ऑफ n naught। तो यहां से मैं इसकी डेफिनेशन निकालूंगा डीके कांस्टेंट की। देखो, ये रहा मेरे पास डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो डीके कांस्टेंट इज
the reciprocal of the time in which 73.2 or in which the sample in which only 36.8% of the nuclei are left. 36.8% ऑफ द न्यूक्लियाई आर लेफ्ट, जो ब्रेक नहीं हुए हैं, और बाकी के जो न्यूक्लियस हैं वो हमारे ब्रेक हो चुके हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं, इसको आपने ध्यान से सुनना है। अब मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। अब ये मैंने जो यहाँ पर बनाया है, ये एटम, ये या ना तो प्रोटॉन है ना कुछ और, ये अपने आप में एक न्यूक्लियस है, पूरे का पूरा एटम ही है। ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके मेरे पास काफी सारे यहाँ पर न्यूक्लियस पड़े हैं मेरे सैंपल में। ठीक है, सुनाओ व्हाट इज हैपनिंग। अब ये सैंपल में हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होनी शुरू हुई। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेट अस से ये वाला डिसइंटीग्रेट हो गया, ये वाला डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर ये वाला डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर ये डिसइंटीग्रेट हो गया। अब डिसइंटीग्रेट कौन सा होगा, इट इज ए कंप्लीटली रैंडम क्वेश्चन। नोबडी नोज के कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट होगा, वी डोंट नो इट। बट न्यूक्लियस हमारे आप ऐसे पड़े हैं और अपने आप ब्रेक होते जा रहे हैं, अपने आप ही ब्रेक होते जा रहे हैं। जो ब्रेक होता है वहां से हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, जो ब्रेक होता है वहां से अल्फा बीटा गामा निकलता है। लेकिन कौन सा न्यूक्लियस ब्रेक होगा, हमें इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास ब्रेक हो रही है और ये ऐसे ब्रेक होता जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो टी जो है, टी टाइम विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये वो टाइम है जिसमें मेरे पास 36.8% इज लेफ्ट एंड 36 74 है ना, कि 64 64 63.2 63.2% डिसइंटीग्रेट हो चुका है। मतलब 63.2% ऑफ द मटेरियल हैज डिसइंटीग्रेटेड और ये अपने आप ब्रेक हो गया है। दी ब्रेकेज वाज स्पॉन्टेनियस, हमने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से ब्रेकेज हुआ है और उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो मैं कह सकता हूं कि यार ये वाला न्यूक्लियस जो है इसको अभी पहले आप डिसइंटीग्रेट कर दो, नहीं जी, ये अपनी मर्जी से डिसइंटीग्रेट होंगे, रैंडमली डिसइंटीग्रेट होंगे, लेकिन डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे। दे विल फॉलो अ मैथमेटिकल मॉडल, वी डोंट नो व्हाई दे आर फॉलोइंग अ मैथमेटिकल मॉडल। साइंस की आप ये देखो लिमिट देखो, यहाँ पर ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर साइंस भी इस बात पर चुप हो जाती है कि भाई इनको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, वी डोंट नो इट। अब मान लो यहाँ से अगर एक और न्यूक्लियस, नेक्स्ट न्यूक्लियस है जो ब्रेक होना है, मान लो कोई न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, मान लो ये वाला न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो बाकी न्यूक्लियस को कैसे पता चला कि भाई अब उसकी बारी है, वो ब्रेक होगा, मुझे ब्रेक नहीं होना। जबकि सारे के सारे न्यूक्लियस बिल्कुल अलाइक हैं, सेम हैं और उनको ब्रेक होने में कोई भी नहीं रोक रहा। ठीक है ना, सबके सब पटाखे हैं तो कोई किसी भी टाइम पे जल सकता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये न्यूक्लियस जो हैं ये पर्टिकुलरली एक पैटर्न फॉलो करते हैं। बट व्हाई आर दे फॉलोइंग दैट पैटर्न, वी डोंट नो इट। उसके बारे में हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है। चलो बच्चे, यहां तक समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? हाँ जी। चलो, अब सिर्फ 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो सिर्फ 10 मिनट्स वाला ही एक टॉपिक होगा। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। हम देखें भी कौन सा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो ज्यादा एक्टिव है।
जैसे अगर मैं बात करूं रेडियम की और यूरेनियम की, मैं पूछता हूं आपसे कि यार इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? खतरनाक इन द सेंस ज्यादा ब्रेकेज किसकी है? तो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, द रेट ऑफ disintegrations तो दे आर कॉल्ड रेडियो, दे आर कॉल्ड दी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को हम आर से सिंबल डिनोट करते हैं इसका, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एंड आर इज बेसिकली डिफाइंड एज माइनस ऑफ dn बाई dt। तो ये बेसिकली हमारा जो ऊपर मैंने अभी ग्राफ बनाया है उसकी स्लोप है, dn बाई dt, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द स्लोप ऑफ n इंटू टी कर्व, और मैं देख सकता हूं यहाँ पर कि इसकी स्लोप कैसे जा रही है। आप देखो कि इसकी स्लोप पहले बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सबसे पहले स्लोप ज्यादा है, धीरे धीरे इसकी स्लोप कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक टाइम आएगा कि जब ये जीरो हो जाएगी, लेकिन वो इन्फिनाइट होगा। तो ये जो मेरे पास स्लोप है ये कम होती जा रही है, तो क्या इसकी स्लोप का भी कोई इस प्रकार का फॉर्मूला बन सकता है? लेट अस सी। तो हमने डिफाइन कर दिया रेडियो एक्टिविटी को ऐसे, एंड सो R इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, जो कि हमने पहले डिफाइन किया था लैम्डा इंटू एन, ये माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो वही चीज मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये मेरे पास रेडियो एक्टिविटी बन गई। अब इसमें मैं देखता हूँ लैम्डा, और एन की जगह पर मैंने लिख दिया ई रेज टू द पावर। सो नाउ R इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, this implies the activity is equal to R naught into e raised to power minus lambda t। मतलब आपकी जो इस ग्राफ की स्लोप है, दैट स्लोप इज आल्सो फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नेचर ओनली, एक्सपोनेंशियली वो रिड्यूस होता जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम तरीके में। तो ये बन गया मेरे पास, तो दिस इज आल्सो एक्टिविटी। तो R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, देयर इज नथिंग देयर, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो अब इसकी जो ये रेडियो एक्टिविटी आ गई, अब इनके यूनिट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमारा यूनिट है दैट इज बैक्यूरेल, बैक्यूरेल, ठीक है, एंड दिस इज रिटन बाय BQ। The SI unit of radioactivity is becquerel, okay, and 1 becquerel is basically equal to 1 decay per second। It is that simple, okay। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है सेकंड एक यूनिट आता है दैट इज क्यूरी। ये सारे यूनिट बेटा याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार वहां पर क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्यूरी किसके इक्वल है, ये आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 क्यूरी is defined as, now this is not SI unit, 1 curie is defined as 3.7 into 10 raised to power 10 decays पर सेकंड। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि बैक्यूरेल तो बहुत ज्यादा छोटा है, 1 डिके पर सेकंड कईयों के लिए यूज हो भी सकता है, कईयों के लिए यूज नहीं भी हो सकता। तो इसके बाद हम करते हैं 1 रदरफोर्ड। So 1 Rutherford is equal to 10 raised to power 6 decays per second। So this is equal to 10 to the power 6 BQ।
इज इट ओके? तो ये आपके पास 3 यूनिट है, इन तीनों को आपने याद रखना है बेटा। और विद दिस आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के बारे में लिखा गया है, तो आई मस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अल्फा हियर। चलो उसको मैं ऑरेंज से लिख देता हूँ, एक अल्फा का कोई भी एग्जांपल, यूरेनियम 238 in 92। so when this will break in alpha, तो मेरे पास यहाँ पर थोरियम बनेगा 234 90 प्लस अल्फा पार्टिकल आएगा 4 and 2। ठीक है, बाकी जो हीट निकलेगी वो तो निकलेगी। सो दिस इज द रिएक्शन इन विच वी कैन शो कि भी अल्फा कैसे आपका हट रहा है। ठीक है, और बीटा के लिए भी कुछ रिएक्शंस हैं। चलो वी विल डू दोस थिंग्स इन डिटेल टुमारो। ओके बेटा, कोई भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, बोल दो अभी, अदरवाइज टुडेज क्लास इज ओवर। डन।